ओके, तो होपफुली सब पहुंच गए होंगे। पीछे का एक रिवीजन कर देता हूं कल का अगले 2 मिनट के अंदर, ताकि आगे की बातें आपको समझ में आ जाए। और जो भी कुछ है, क्योंकि मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, तो मैसेज आप मेरे को ड्रॉप कर देना। किसी तरह का भी कहीं पर भी डाउट होता है जो करा रहे हैं, उससे टाइम मैसेज डाल दीजिए। साथ साथ में सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। रोजाना का काम रोजाना करते जाओ, कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है ना। और कल के बारे में थोड़ा एक हल्का सा ही बता देता हूं कि चाइना 1949 में, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, 1949 के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं जो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स में। इससे पहले हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में बात कर चुके हैं, इससे पहले ब्रिक्स नेशन की बात हो चुकी है, सार्क नेशन की बात हो चुकी है, ठीक है, और आसियान के बारे में बात कर चुके हैं। 4 ग्रुप ऑफ कंट्रीज के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में बात कर चुके हैं। और आज हम ले रहे हैं, अब देशों की बारी आ गई। अभी तक ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलके किस तरह से अमेरिका के बराबर पहुंच सकते हैं वो बातें थी। अब एक एक कंट्री, कौन कौन से विश्व के अंदर ऐसे देश हैं जो अमेरिका के कमोबेश या तो मुकाबले में हैं आज के दिन, या आने वाले फ्यूचर में, आने वाले दिनों में वो अमेरिका के कहीं ना कहीं बराबर आके खड़े हो जाएंगे। तो उन देशों की बात करेंगे। और सबसे पहले उन देशों में कल भी मैंने बताया था, चाइना नंबर 1 पे है जो अमेरिका का मुकाबला करने की पोजीशन में है, रशिया है, उसके बाद में इजराइल है, भारत है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ बात करेंगे इन सब देशों के, ये सभी देश जिसकी हम बात करें, इनके भारत के साथ में किस तरह संबंध है। चाइना के भारत के साथ किस तरह के रिलेशंस हैं आप जानते हो, थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेंगे। इजराइल के भारत के साथ किस तरह के संबंध है, रशिया के भारत के साथ किस तरह के संबंध है, ये भी बात करने वाले हैं। तो लेकिन आज चाइना के बारे में बात करते हैं। तो चाइना के बारे में जब हमारी बात शुरू होती है, तो जैसे हमने 1947 में इंडिपेंडेंस पाई, चाइना 1949 के अंदर, वहां पर एक गृह युद्ध की कंडीशन चल रही थी, दो पार्टियों के बीच में। एक पार्टी बोल रही थी कि भाई चाइना के अंदर में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, वो चांग काई शेक थे जो नेशनलिस्ट पार्टी थे। मतलब कौन सा तरह का शासन हो, चांग काई शेक थे नेता, वो बोले थे डेमोक्रेसी होनी चाहिए। दूसरी तरफ माओ जेदांग थे, वो चाहते थे कम्युनिज्म हो, जो रशिया के अंदर, सोवियत रूस के अंदर था। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है, चांग काई शेक ने को माओ जेनांग ने बाहर निकाल दिया चाइना से, और उनकी पार्टी का शासन आज ताइवान के अंदर है। जो कभी ताइवान चाइना का हिस्सा हुआ करता था, आज एक ताइवान छोटा सा देश है, ठीक है ना। वहां पर चांग काई शेक की सरकार है, और चाइना के अंदर आज माओ जेदांग की पार्टी के जो भी आज के दिन नेता है, जिसके बारे में बात करेंगे, जियांग जेमिन, उनकी सरकार चल रही है। कम्युनिज्म यहाँ पर एस्टेब्लिश है। तो ये 1949 में यहाँ कम्युनिज्म हुआ। और इनका भी आपको पहले से, जिन्होंने कल क्लास अटेंड की है, पता होगा कि ये भी जैसे सोवियत रूस ने रखा हुआ था, दूसरे देशों से अपने आप को अलग से रखा हुआ था, किसी दूसरे देशों के साथ कोई संबंध ही नहीं थे अपने। चाइना में जो एग्रीकल्चर है, चाइना के अंदर जो इंडस्ट्रीज है, भाई उसी से हम गुजारा करेंगे। दूसरे देशों से हम ना टेक्नोलॉजी लेंगे, ना देंगे, ना पैसा का लेन देन करेंगे, ना पैसा देंगे, ना लेंगे, ना इंडस्ट्रीज वहां से आएंगी, ना साइंस आएगी, ना एजुकेशन आएगी। यानी कि अपने आप को एकदम आइसोलेट करके रखा हुआ था, जैसे कि भाई इन बाकी देशों में कोरोना हो गया और इनका देश सेफ है, और इस ये अगर किसी देश के साथ में संबंध बनाएंगे तो इनके भी कोरोना हो जाएगा। अपने बिल्कुल अपने आप को अलग रखा हुआ था। लेकिन ये बातें बहुत ज्यादा दिनों तक, बहुत ज्यादा सालों तक चली नहीं। इनसे इनको फायदा यही हुआ कि खेती जो करी, इनके पास में खेती, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, प्राकृतिक संसाधन, मतलब जो भी धरती से आप निकाल सकते हो, गोल्ड की बात करो, आयरन की बात करो, ये बहुत कुछ अच्छा कुछ इस देश में हो रहा था। खेती बहुत अच्छी हो रही थी, तो प्रोडक्शन हुआ। और जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, जो ज्यादा पैसे
मतलब अनाज को अपने लोगों की जरूरतें पूरे करने के बाद में जो सरप्लस प्रोडक्शन है उन उससे जो पैसा आया उसको इन्होंने इंडस्ट्रीज के अंदर लगाया, फैक्ट्रियां लगी, विकास इस तरह से चल रहा था ठीक ठाक। 5-6 की जो प्रोग्रेस है, जो इनकी जो आप कह सकते हो विकास की दर, 5-6 की विकास की दर चल रही थी। यहां तक सबको समझ में आया। अभी साथ साथ में मैं पूछता जाऊंगा, किसी को डाउट है तो अभी पर। हाँ बोलो। सबको समझ में आ गया बेटा यहां तक? हाँ। तो अब चाइना को थोड़ा आगे ले चलते हैं। 5-6% की विकास दर मतलब किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए ठीक मानी जाती है। तो ये चल रही थी, लेकिन इनके जो एक अड़ंगा था वो ये था कि 5-6% की विकास दर तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ में यहाँ पर जो दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 2 से 3% की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। लो भाई, अब कैसे संभालोगे? विकास तो हो रहा है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण कुछ अपनी और अलग से समस्याएं आती हैं। ये आप समझते ही हो, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में समस्याएं भी रहती है। तो उन सब की वजह से। हाँ बोलो। जितने भी आपके भारत के पड़ोसी या बॉर्डरिंग स्टेट हैं, आप उठा लीजिए। सबसे पहले उत्तर में ले लीजिए। भारत के उत्तर के अंदर अफगानिस्तान है, ठीक है। उसके बाद में पाकिस्तान है। फिर आप नेपाल को ले लीजिए। नेपाल के बाद में बांग्लादेश ले लीजिए। बांग्लादेश के बाद में म्यांमार ले लीजिए पूर्व के अंदर। म्यांमार के बाद में श्रीलंका नीचे ले लीजिए। मालदीव ले लीजिए, भारत ले लीजिए। बोलिए कहां पर दिक्कत आ रही थी? अरे भारत के। हाँ बोलो। अच्छा, यानी कि भारत के साथ में जिनकी सीमाएं लगी हैं या भारत के जो पड़ोसी देश हैं, वो सारे के सारे दक्षेश राज्य हैं। दक्षेश का मतलब दक्षिणी एशिया के। भारत दक्षिण एशिया में है और ये भारत के आजू बाजू वाले देश सारे के सारे हैं। जितने भी बेटा ग्रुप बनते हैं, कोई भी ग्रुप बनता है तो वो पड़ोसी मुल्कों को, पड़ोसी देशों को मिला के ही बनता है, क्योंकि आपस में मिलने में आसानी होती है, बातचीत होती है, सबकी भाषा लगभग मिलती जुलती मिल जाती है, कल्चर एक जैसी है, समस्याएं एक जैसी है। तो ग्रुप बनते हैं तो इसी बात को लेके बनती है। दोस्ती किस लिए होती है कि भाई तेरे देश में भी ये समस्या है, हमारे देश में भी। तेरे देश में टेररिज्म है, तेरे देश में गरीबी है, हमारे देश में गरीबी है। तेरे देश में अशिक्षा है, हमारे देश में अशिक्षा है। तेरी जो है इकोनॉमी खराब है, हमारी भी इकोनॉमी। तेरे देश में कोविड फैल रहा है, हमारे में भी। तो पड़ोसी देशों की सबकी समस्याएं एक जैसी होती है। तो पड़ोसी देशों के ग्रुप इसलिए बनते हैं ताकि वो सारे एक साथ में बैठेंगे मंच पे, एक साथ डिस्कशन करेंगे। तो देख रहे हो उधर यूरोपियन यूनियन 27 देश बना, उसमें पूरे वेस्टर्न यूरोप के देश है या फिर ईस्टर्न यूरोप के हैं। ऐसे यही है। एक फिर आसियान बना तो वो दक्षिणी पूर्व एशिया के देश हैं, ठीक है ना। तो जब तक आप इनके मैप को लेके समझने की कोशिश नहीं करोगे, मैप पे काम नहीं करोगे, तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। आपको पता ही नहीं रहेगा कि मालदीव कहां पर है। लेट्स इसको यहीं पर छोड़ते हैं, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपना काम रेगुलर करोगे तो सब चीजें समझ में आएंगी और मैसेज आप डाल सकते हो। म्यांमार क्यों नहीं है? म्यांमार का नाम क्या है थोड़ा देख लीजिए, दूसरा नाम क्या है, और फिर हमसे बात करना, ठीक है ना। किसने लिखा था ये देख लेना मैसेज, मैं भी क्लियर कर लूंगा। मोस्ट लाइकली म्यांमार होना चाहिए। अगर नहीं है तो देखेंगे एक बार। मैं जरूर आपके पास में नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो आप देख पाओगे उसको, ठीक है ना। बात कर लेंगे, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। मेरे ख्याल से 100% है। आप यार मेरे को गिना दीजिए कौन कौन से हैं, जो भी बोल रहे हैं मैसेज में डाल दो। आज अभी बात कर रहे थे चाइना की, फिर उसके बाद में बात कर लेंगे
कोई नहीं, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि हम आपको सही नहीं बताए हों, तो उसको इंक्लूड कर देंगे, करेक्शन कर लेंगे। कोई इसमें प्रेस्टीज इश्यू या ईगो इश्यू नहीं होता है। चीज़ें आप तक सही पहुँचनी चाहिए, आइडिया ये है। ठीक है? तो सबसे बड़ी समस्या यही आ रही थी कि भूटान सॉरी, बात कर रहे थे कि 2-3 फीसदी की दर से उनकी वार्षिक दर बढ़ती, जो आबादी बढ़ती जा रही थी। तो जितना भी प्रोग्रेस हो रही थी, वो आबादी पॉपुलेशन के अंदर वो लगाते जा रहे थे। खेती की पैदावार, उद्योग जो हैं, उनके ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रोग्रेस की। देख लेंगे, एक बार बात कर लेंगे। मैप में एक बार देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भूटान है ना? ठीक है। सिक्किम के पास में भूटान है, उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो म्यांमार ना होके भूटान होगा, ठीक है ना? नेपाल और सिक्किम के बीच में भूटान है, ठीक है। फिर एक बार मैं कर लूंगा, मोस्ट लाइकली इट शुड बी द भूटान, म्यांमार नहीं होगा। तो अब आगे चलते हैं, उनकी किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा था, और फिर उनकी रुकावट में क्या आ रही थी, उनकी पॉपुलेशन आ रही थी, ठीक है ना? तो कुछ पॉलिसी डिसीजन चाइना ने लिए। किस तरह के पॉलिसी डिसीजन चाइना ने लिए कि भाई 1970 के दशक में जाके उन्होंने सोचा कि ये जो एकांतवास का हमारा चल रहा है कि भाई हम दूसरे देशों के साथ किसी तरह के रिलेशंस नहीं बना पा रहे हैं। यस, ओपन डोर पॉलिसी ही बोला जाता है। मैं बोल रहा हूँ ना कि 1972 से पहले उन्होंने अपने आप को आइसोलेट करके रखा था, जो मैं आपने समझाने की कोशिश की कि भाई बाकी देशों को जैसे कोविड फैल रहा है और इनका देश सेफ है, इसका मतलब वो अपने आप को अलग रखे हुए थे। लेकिन 1972 में जाके उनको बात समझ में आई कि हम अकेले विकास तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, नई इंडस्ट्रीज के नई नई इन्वेंशन हो रही है, वो हमारे देश में नहीं है। साथ में एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो पूरे विश्व के अंदर जो प्रोग्रेस हो रही है, उसका बेनिफिट हमको नहीं मिल पा रहा है। तो हमें ये अपना जो आइसोलेशन है, जो सोवियत रूस ने जो गलती की थी, उस गलती को हम कोई दूसरे तरीके से ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे। उनको एक आगे एक लेसन मिला हुआ था कि भाई हम सोवियत रूस वाली गलती ना करेंगे, लेकिन हमने फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या, अमेरिका के साथ में अपने संबंध बनाए, और 1973 में जाकर उन्होंने चाउ एन लाइनी ने जो है काम करना शुरू किया। किस किस के ऊपर उसने सोचा काम करेंगे? इंडस्ट्रीज के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर ये सारे प्रपोजल लेके आए कि इनके ऊपर हमको मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम करना है। और 1978 के अंदर, मैं कल करा चुका था बच्चों को, 1978 में जाकर तत्कालीन नेता जो है शाओ ओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों को, कब की बात है ये, 1973 के अंदर चाउ एन लाइन ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ काम करना शुरू किया। क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ काम शुरू किया कि भाई अब हमने विदेशों के साथ में संबंध बनाने हैं। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब यही है कि अभी तक आपने दरवाजा बंद रखा था, किसके लिए? दूसरे देशों के लिए। अब आपने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे का मतलब यहाँ पर मार्केट से है कि आपके देश में आके दूसरे देश के लोग भी पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनी होंगी, रिसर्च और डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का आना जाना होगा, और फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी का जो एक्सचेंज है वो होगा। दूसरे देशों की करेंसी भी आपके देश में आने लगेगी। तो इस सब के ऊपर काम चलना शुरू हुआ, ठीक है ना? लेकिन जो गलती, मैं फिर कह रहा हूं, जो गलती
सोवियत रूस ने की थी, वो इन्होंने नहीं की। सोवियत रूस ने क्या किया था? शॉक थेरेपी दिया था। शॉक थेरेपी का मतलब क्या है? आप याद कर पाओ तो उनकी जो इकोनॉमी एकदम डाउन जा चुकी थी, उसको इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए जो अमेरिका का जो मॉडल है, पूंजीवाद है, ठीक है ना? पूंजीवाद को इन्होंने भी अपनाया है, ठीक है ना? ओपन डोर पॉलिसी का मतलब ही यही होता है कि आप साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जा रहे हो, कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हो। लेकिन बेवकूफी ये नहीं की जो सोवियत रूस ने की थी। सोवियत रूस ने एकदम सब कुछ चेंज करना चाहा एक साथ में। पूरी अपने देश की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, वो एक साथ में बोली लगा दी। अभी तक सरकार का कब्जा था, बोला भाई ठीक है, इतनी तारीख से हम इसको बेच रहे हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जो कोई खरीदना चाहता है खरीद सकते हैं। तो एक साथ में लोगों को बेनिफिट मिल गया, जिनके पास पैसा था उन्होंने। यस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं शॉक थेरेपी के अंदर बेटा। लेकिन थोड़ा डिफरेंस यही है कि यूएसएसआर ने एकदम सब कुछ डाल दिया था, सब कुछ एकदम। खेती को भी अभी तक ओनरशिप गवर्नमेंट के पास थी, एकदम प्राइवेट हाथों में दे दिया एक ही साथ। और सारी इंडस्ट्रीज को भी एक साथ प्राइवेटाइज कर दिया। ये गलती नहीं की चाइना ने। चाइना ने इस चीज को लेने में 12-13 साल, 16-17 साल लगाए। पहले उन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया, ठीक है, और उसके रिजल्ट देखे, उसके रिजल्ट सही सही आने लगे। फिर उसके बाद में उन्होंने इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया। यानी कि जो 1978 में आर्थिक सुधारों की जो नीति की थी, शुरुआत की थी, और 1982 के अंदर जाके खेती का एकीकरण किया, खेती को प्राइवेटाइज कर दिया। 1982 में खेती को किया और 1998 के अंदर उद्योगों को किया। देखो उसने कितना टाइम लिया। और वहां गलती क्या हो रही थी, उन्होंने सब कुछ एक साथ में कर डाला। तो उससे नुकसान ये हुआ कि कुछ लोगों ने, जिन्होंने जमीन के ऊपर ज्यादा कब्जा कर लिया, और अभी तक क्या था, लोगों को सरकार की तरफ से अनाज मिल जाता था। जिन लोगों ने जमीन के ऊपर ज्यादा कब्जा कर लिया, उन्होंने खेती के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, खेती का प्रोडक्शन नहीं हुआ। यानी कि जिन लोगों को सरकार की तरफ से एक, समझो जैसे भारत में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करता है और अनाज मिल जाता था, खाने को मिल जाता था, वो सब बंद हो गया क्योंकि खेती प्राइवेट हो चुकी थी। सिमिलरली इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइजेशन में ये लॉस हुआ कि सारी जो फैक्ट्रियां हैं वो एक साथ प्राइवेट करने के लिए दे दी, और कुछ लोगों ने उनको खरीद डाला, और सरकार की मजबूरी थी, एक साथ बिक्री कर रहे हैं तो औने पौने दामों पे उनको इतना पैसा नहीं मिला जितने की कीमत थी इंडस्ट्रीज की। तो ये सारी गलतियों से सीख चुके थे। तो चीन ने अपनी जो, इनकी इकोनॉमी जो स्टैग्नेंट हो चुकी थी, इससे उबारने में इसको मदद मिली जो ये पॉलिसीज लेके आए इससे, ठीक है। ये निजीकरण के कारण एग्रीकल्चर के अंदर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में है, आय बढ़ी, सोर्स ऑफ इनकम जो प्राइवेटाइज हुआ। इससे लोगों को एक ये रहता है ना कि आप मेहनत कर रहे हो तो उसकी, उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। जब आप सोशलिज्म के अंदर, साम्यवादी देशों में काम करते हो, मतलब पूरा ही एकदम कंप्लीटली सोशलिज्म हो, जो कि आज के दिन है नहीं कहीं पर, तो क्या है कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको भी बराबर खाने को मिल रहा है। तो लोग जो मेहनत करने वाले हैं वो एक डेमोरलाइज हो जाते हैं कि सबको बराबर तो मिलना है यार, खाने को बराबर मिलना है, एजुकेशन फैसिलिटीज बराबर मिलनी है, हेल्थ फैसिलिटीज बराबर मिलनी है, तो हम क्यों मेहनत करें। लेकिन जहाँ प्राइवेटाइज होता है तो लोग मेहनत इसलिए करते हैं कि पता है प्राइवेटाइज के अंदर अगर मेहनत करेंगे तो उसका जितना मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम मेहनत मैक्सिमम बेनिफिट, कम मेहनत कम बेनिफिट। तो लोग दिल लगा के, दिल खोल के मेहनत करते हैं ताकि जो भी रिजल्ट आएगा उसके खुद हम रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये फायदा चाइना के लोगों ने उठाया। ग्रामीण व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था, वो इससे लोगों में सेविंग की एक वो बढ़ने लगी, पैसा बचाना शुरू किया लोगों ने। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्र में चीन की अर्थव्यवस्था अब प्रोग्रेस करने लगी, चाहे इंडस्ट्रीज हो चाहे इस दोनों में। और चीन ने बहुत सारे और भी कदम उठाए, जैसे कि हमने जो बहुत बाद में उठाने शुरू किए, 1991 के बाद जो हमने उठाए, उन्होंने बहुत पहले उठा दिए थे। क्या किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए,
एक जमीन है जो इतनी फर्टाइल है नहीं, वहां पर उद्योग इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी, और उसके अंदर कोई एक, सोचो कोई एक हवाई जहाज बनाने वाली है, उसी के साथ में उसके अलग अलग कंपोनेंट बनाने वाली को सारे पार्ट एक जगह से मिल रहे, तो इस तरह से काम शुरू कर दिया, मोबाइल की एसेसरीज का सब कुछ मतलब एक जगह पे हो गया। तो जो छोटी एसेसरीज हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज बोलते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते। तो इस तरह से बड़े दिमाग से काम किया। पूरे विश्व में जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, वो यानी कि पूरे विश्व से लोग वहां पर पैसा इन्वेस्ट करने लगे चीन के अंदर। अब चीन के पास में बहुत पैसा आ गया, फॉरेन करेंसी जो अभी तक नहीं थी, क्योंकि दूसरे देशों से लोग आके काम कर रहे हैं। 2001 में डब्ल्यूटीओ की भी मेंबरशिप इन्होंने ले ली। डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप लेना मतलब आपको बाकी देशों के साथ में, जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, उन देशों के साथ व्यापार करने की एक खुली छूट मिल जाती है, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से ये कह सकते हो कि चाइना प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन अब चाइना के अंदर सब कुछ इतना ठीक ठाक नहीं था जितना अभी तक हमने आपको बताया। क्यों ठीक ठाक नहीं था, वो देखना होगा कि चाइना के अंदर अभी भी चीन में बेरोजगारी बढ़ रही थी। देखने में लग रहा है ओवरऑल चाइना का डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरे देशों को लग रहा है देश की इकोनॉमी चाइना की बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेरोजगारी बढ़ रही है। और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में थे उस टाइम में जब ये बात कर रहे। महिलाओं के पास में रोजगार नहीं है। और 18 या 19 सेंचुरी में जो यूरोप की कंडीशन थी, वो कंडीशन अब वहां पर थी इस तरह की। भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सब फैला हुआ था, और जो देश के अंदर विकास है वो भी बराबर नहीं है पूरे देश में। जो कोस्टल रीजन है, शंघाई जैसे शहर हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के जो शहर हैं, वो सारे कोस्टल एरिया पे हैं, क्योंकि वो दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में आसानी हो जाती है। समुद्र के थ्रू व्यापार जो है इकोनॉमिकली फिजिबल होता है, पैसा कम खर्च करना पड़ता है। तो जितने भी कोस्टल एरिया में जो शहर थे वो काफी डेवलप हो गए। इंटीरियर जो है, चाइना इंटीरियर जो धरती वाला क्षेत्र है आप कह सकते हो, वहां पर इतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं देखी गई। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के लिए आर्थिक फासला बढ़ता गया, यानी कि चाइना के अंदर जो डेवलपमेंट का, विकास का बेनिफिट सबको बराबर से नहीं मिला। रिवाइवल ऑफ रसिया का मतलब यह है कि वो जो पीरियड था, जो शॉक थेरेपी का था, जितने ना सिर्फ हम रसिया की बात करें, जितने भी 14 और भी अन्य जो कंट्री थे जो अलग हुए थे, उनको 10 साल लग गए फिर दोबारा से उनकी इकोनॉमी को, जब डिसइंटीग्रेट होने से पहले जिस तरह की आर्थिक स्थिति थी वहां पर पहुंचने में। ये 1991 की बात है, डिसइंटीग्रेट हुआ जब यूएसएसआर, और शॉक थेरेपी के कारण, एकदम चेंजिंग लाने के कारण उनको उसी कंडीशन में आने, रिवाइवल मतलब जो पूर्व स्थिति अपनी, जहां वो ठीक ठाक प्रोग्रेस कर रहे थे, उस कंडीशन में आने के लिए उनको 10 साल लग गए। फिर उसके आगे तो रशिया प्रोग्रेस कर ही रहा है, ठीक है ना। रिवाइवल और रशिया का मतलब ये है। तो एक जबरदस्त चाइना को, ये बात तो हमको मानना पड़ेगा, चाहे आप रीजनल देखो चाहे ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर के आया है, और दुनिया इस बात को मानती है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी एक, खाली आप ये लिख देना कि यूनाइटेड नेशन चार्टर में क्या था, आप इसके रेफरेंस किस सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो, इस एक वर्ड के लिखने से कुछ क्लियर नहीं होता। आप, मैं ये कह रहा हूं जहां पर हम पढ़ रहे हैं वहां पर अगर आपको कौन से पेज पे मैं करा रहा हूं उससे रिलेटेड है तो आप बात कीजिए,
नहीं तो आप मेरे से बाद में मैसेज पे बात कर लेना, ठीक है ना। जब आप आगे या तो एडवांस चलोगे या मेरे से पीछे चलोगे तो मुझे रेफरेंस का नहीं पता लगेगा, आप कहाँ की बात को लेकर कौन से रेफरेंस को लेके कर रहे हो। यूनाइटेड नेशन के चार्टर में क्या था, यूनाइटेड नेशन चार्टर मतलब यूनाइटेड नेशन के कानून है, तो उसमें क्या था, बहुत सारी चीजें पूरे वर्ल्ड के बारे में उसमें लिखा है। अगर आप एक शब्द बोलोगे सर यूनाइटेड नेशन के चार्टर में क्या था, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिंक योर सेंटेंसेस विद दिस सब्जेक्ट, विद दिस पार्टिकुलर नोट जहां पर हम बात कर रहे हैं, हम जहां पर बात कर रहे हैं, अगर उसमें मैंने कहीं पर ये चीज छोड़ा है तो आप जरूर बता सकते हो कि सर ये आप पढ़ते पढ़ते आपने यूनाइटेड नेशन चार्टर के बारे में बात की गई थी लेकिन आपने वो छोड़ दिया, तब तो मैं आपकी बात का क्लियर कर सकता हूं। नहीं, अगर आप कहीं दाएं बाएं से उठा के बात करोगे तो दाएं बाएं की बातों को आप फिर मेरे से बाद में बात कर सकते हो, ठीक है ना। मैं मेरे ख्याल में कहीं से कुछ छोड़ नहीं रहा हूं। तो ग्लोबली या फिर रीजनल क्षेत्र में जबरदस्त आर्थिक शक्ति के रूप में उभर के आया, किसकी बात करें, चाइना की। तो इससे क्या रहा, इनकी जो व्यवसायिक साझेदारी जो है दूसरे देशों के साथ में काफी बढ़ गई। देखो चाइना की बात करो तो ना भारत के साथ में चाइना के अच्छे संबंध है, ना अमेरिका के साथ में चाइना के अच्छे संबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बात को आपको समझना पड़ेगा, ये सब ना होते हुए भी ना चाइना भारत के साथ अपने संबंध खत्म कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं व्यापारिक संबंध की, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात कर रहा हूं। ना भारत इस पोजीशन में, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। सिमिलरली अमेरिका के संबंध भी बहुत अच्छे नहीं है आज के दिन भी, लेकिन अमेरिका भी नहीं छोड़ सकता। तो एक देश के दूसरे देश के साथ में एक टर्म्स कंट्री टू कंट्री अलग है, लेकिन एक बिजनेस से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड रिलेशन आजकल के ग्लोबल फिनोमेना के अंदर विश्व एक एक गांव हो चुका है। हमको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, हम अपने आप मजबूर हैं कि नहीं छोड़ सकते। हम अपने देश को नहीं कर सकते कि अगर इतने अपने संबंध खराब होते हुए भी फिर भी हमारे संबंध व्यापारिक संबंध है चाइना के साथ आज भी बने हुए हैं, क्योंकि इसी में दोनों देश का बेनिफिट है, ठीक है। ये यही कहना चाहता है कि चाहे जापान के साथ देखो, चाहे अमेरिका के साथ देखो, चाहे आसियान कंट्री के साथ देखो, रूस के साथ देखो, विवाद है इन सब सभी देशों के साथ में, क्योंकि चाइना की पॉलिसी यही है एक्सपेंशन करना, अपने को अपनी सीमाओं से बाहर जाके सभी देशों की सीमाओं के अंदर घुसना। तो उससे सब लोग नाराज हैं, लेकिन इसके साथ में इस विवाद को एक तरफ रखते हुए भी हम सभी देश चाइना के साथ में व्यापार भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मजबूरी है। तो सभी देशों के साथ में आपको मैंने बताया कि ताइवान के साथ में भी इसी तरह के संबंध थे। ताइवान के साथ में, ताइवान एक चाइना का ही अलग हुआ हिस्सा है, लेकिन अभी ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में चाइना के ताइवान के साथ में भी संबंध सुधर जाएंगे। और कई सारे कारण हैं कि दक्षिण एशिया के देश की बात करो या आसियान देशों की बात करें, क्यों इन देशों के साथ में चाइना अपने संबंध बना के रखना चाहता है, मजबूरी है। भारत भी चाहता है आसियान के देशों के साथ में संबंध बना रहे, चाइना भी चाहता है। चाइना पैसे लगाता है, जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वित्तीय संकट आया था 1997 में, तो उस टाइम चाइना ने इस रीजन की, आसियान के जो देश है, इनकी इकोनॉमी को एक स्टेबल रखने के लिए काफी फाइनेंशियल मदद की थी, ठीक है ना, चाइना की तरफ से। तो सभी देश, चाहे वो लैटिन अमेरिका के हैं, चाहे अफ्रीका के हैं, सब चाहते हैं कि चाइना के साथ में, क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना एक उभरती हुई इकोनॉमी है। और कल भी मैंने दिखाया था, ये देखो, ये चाइना के ड्रैगन को सिग्निफाई करता है, चाइना की दीवार है, और ये बढ़ती हुई अपने आप में देख रहे हो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को दिखाया गया है। यानी कि
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी चाइना खतरा बना हुआ है। 2040 तक चाइना अमेरिका की इकोनॉमी को सरपास कर जाएगा। तो इतना ताकतवर जो चाइना की इकोनॉमी है, आपके सामने एग्जाम्पल खुद आज के दिन देख सकते हो। आज भारत को कितना टाइम लग रहा है, कोविड से निकल नहीं पा रहा, जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। और चाइना जहां पर सबसे पहले कोविड का इम्पैक्ट देखा गया, उन्होंने अपने आप को किस तरह से कंट्रोल कर लिया। वो कई सारे हैं सब्जेक्ट हैं, कोई बोल रहा है कि जो भी है आगे भारत में फैला है उसका कारण चाइना हो सकता है। ये सब कुछ इसके ऊपर तो क्या इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या रिजल्ट आएंगे। लेकिन ये तो है, चाइना ने बहुत जल्दी अपने आप को संवार लिया। यानी कि किसी तरह की भी कंडीशन से, बुरी कंडीशन से चाइना अपने आप को बाहर निकालने में सक्षम है। इसमें तो कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके बाद में चाइना के भारत के साथ संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ही करते हैं क्योंकि पीछे वाला टॉपिक ही काफी बड़ा हो गया था। इससे पहले ये देखिए, ये 5 मार्च का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम्स में आता है, ठीक है ना, कार्टून से रिलेटेड। ये इस कार्टून को देख के आप पढ़िए, और इसके बारे में ऊपर ये जो रेड बुक हाथ में दिखाई है, ये चाइना के उस टाइम जब चाइना में 1949 के अंदर साम्यवाद स्थापित हुआ था, कम्युनिज्म। ये चांग का उस टाइम की रेड बुक है जो माओ जेदांग की है। यानी कि जब बात करते थे जो सोर्सेस हैं इनकम के, उसके ऊपर देश का कब्जा होना चाहिए, इंडस्ट्रीज प्राइवेट नहीं होगी। ये रेड बुक में यही लिखा है। यानी कि माओ जेदांग ये कहता था कि हमारे देश के अंदर कम्युनिज्म होगा। लेकिन ये नीचे वाला ये बात नीचे ये दिखा रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2003 से लेके 2013 तक आते आते ये जो चाइना है अपने आप को पूर्णतः बदल चुका है। पहले रेड बुक माओ जेदांग की कम्युनिज्म के ऊपर चल रहा था चाइना, ओपन डोर नहीं थे, सबके लिए बंद था सब कुछ, प्राइवेटाइज कुछ नहीं था, सारे सोर्सेस के ऊपर गवर्नमेंट का था। और लास्ट में ये फोटो दिखा रहा है कि अब चाइना के हाथ में रेड बुक जो थी वो नहीं है, अब इनकी रेड टाई हो गई है। रेड टाई का मतलब कम्युनिज्म से ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैपिटलिज्म की तरफ। अब इन्होंने पूंजीवाद को अपना लिया है और तब जाके चाइना प्रोग्रेस करता जा रहा है। तो ये दोनों फोटो के ऊपर 5 मार्क्स के इस तरह का आपके एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब भारत और चाइना, मैसेज कर दीजिए, मैं सुन नहीं पाता हूं, पता नहीं आप लोगों की आवाज शायद कुछ ना कुछ तो कहीं टेक्निकल फॉल्ट है। आप मैसेज कीजिए ताकि आगे फिर हम चले। बोलो। ओके, मैं बता रहा हूं। फोटो में ये दे रखा है, देखो बेटा, ऊपर लिखा हुआ है माओ की लाल किताब, रेड बुक ऑफ माओ लिखा होगा आपकी बुक में। तो शुरू शुरू में जब चाइना 1949 के अंदर, पहले वाला फोटो की बात कर रहा हूं, 1949 के अंदर जब चाइना के अंदर कम्युनिज्म एस्टेब्लिश हुआ, तो माओ जेदांग ने कम्युनिज्म एस्टेब्लिश किया था। कम्युनिज्म का मतलब आप समझते ही हो, कुछ भी प्राइवेटाइज नहीं होगा, सरकार के पास में सारे रिसोर्सेस होंगे, इंडस्ट्रीज का सरकार के हाथ में कब्जा होगा, एग्रीकल्चर का सरकार के हाथ में कब्जा होगा, सब लोगों को बराबर सब कुछ मिलने वाला है, खाने पीने के लिए सब लोग काम करेंगे मिलकर। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में काम करेंगे। तो वो है ये लाल किताब जो माओ जेदांग की बोलती है। लेकिन अब आपने पढ़ा कि बाद में हमने बात की थी 1973 एंड ऑनवर्ड्स चाइना ने अपना एकांतवास, आइसोलेशन खत्म कर दिया। अब चाइना किस तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ। अब बढ़ रहा है
कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ, पूंजीवाद की। चाइना को लगा कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, चाइना को लगा कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे अगर हम पूंजीवाद को अपनाएंगे, अगर हम एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर देंगे, अगर हम इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर देंगे। तो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप लेके अपने देश के अंदर एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन किया पहले 1992 में। फिर उसके बाद में फिर इन्होंने इंडस्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन किया, ठीक है ना। 1982 में एग्रीकल्चर का, 1998 में इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन किया। तो इस प्राइवेटाइजेशन को सिग्निफाई कर रहा है आपका सेकंड वाला, ठीक है। अब ये बुक ना होकर ये रेड टाई दिखा रहे हैं। तो अब कह रहे हैं आज के दिन जो चाइना है वो रेड टाई लगा रहा है। रेड टाई का मतलब यही है कि कैपिटलिज्म, ठीक है ना। अब उसने कम्युनिज्म को छोड़ के कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लिया। क्लियर हो गया बात? बहुत जरूरी है इनके बारे में जान लेना, क्योंकि लगभग लगभग दोनों बुक को मिला के 10-12 आपके फोटोज होंगे इस तरह के, और उन फोटो से आपके पास में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, और बड़ा ही सिंपल है। साथ साथ में करते जाओगे तो याद रह जाएगा, बाद में कुछ याद नहीं रहेगा कि इसमें किस बारे में दिया था। नेक्स्ट हम भारत और चाइना के संबंध के बारे में पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, आज तो इतना ज्यादा लंबा हो जाएगा आपके पास में। हाँ, तो बेसिकली यही है, आपको पता ही है भारत और चाइना लगभग बराबर में 1947 1949 के अंदर कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक साथ में। यस सर तो तू बोलेगा ही बेटा, मुझे पता है कि जितना जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन एक इंट्रो हो जाए, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि चीजें कल अच्छे से समझ में आए। तो दोनों देश लगभग वहां पर चाइना में कम्युनिज्म अडॉप्ट हुआ 1949 में, उससे पहले सिविल वार चल रहा था। तो कह सकते हो कि जब भारत 1947 में आजाद हुआ, 1949 के अंदर चाइना के अंदर कम्युनिज्म एस्टेब्लिश हो गया। तो दोनों लगभग एक साथ ही आगे बढ़ने लगे थे। और इनिशियली भारत के और चाइना के आपको पता ही है, हिंदी चीनी वाई वाई के बारे में आपने सुना है, संबंध अच्छे थे। लेकिन कुछ हिस्टोरिकल मिस्टेक्स आप बोल सकते हो, जो ब्रिटेन के पीरियड में, ब्रिटिश का जब भारत के ऊपर शासन था उस पीरियड में हुई गलतियां, या कह सकते हो उनका फायदा चाइना उठा रहा है, इसकी वजह से आगे भारत और चाइना के संबंध खराब हुए। और 1962 में आपने एक लड़ाई भी देखी, कुछ अरुणाचल प्रदेश में टेरिटरी है जिसको लेके चाइना बार बार क्लेम करता रहता है, या फिर आपके जे-एंड-के में अक्साई चीन का लद्दाख का एरिया है। इन कई जगह पर लेके दोनों देशों के बीच में इश्यू चलते हैं, उसी को लेकर 1962 के अंदर वार हुई, और उसका आपको पता ही है, भारत को उस वार के अंदर हार का मुंह देखना पड़ा था। उसके बाद में चाइना और भारत की तरफ से संबंध को बढ़ाने की दिशा में काम किया गया, और मोटे तौर पे अगर हम बात करेंगे, कंक्लूजन यही निकलेगा कि दोनों देशों के बीच में संबंध तो खराब चल रहे हैं, लेकिन हमारे देश में एक, और पाकिस्तान चाइना के साथ में एक एग्रीमेंट है कि भाई हम एक दूसरे के ऊपर हथियारों का इस्तेमाल करके फायरिंग नहीं करेंगे। तो आपने देखा छोटी मोटी घटनाएं घटी, हमारी और सेना और उनकी सेना लद्दाख के अंदर कुछ इलाके में लगातार 6-6 7-7 महीना तक अभी तक लगातार बनी हुई है, लेकिन गोलीबारी नहीं हो रही है। तो ये एक अच्छी बात है, दोनों देशों के संबंध खराब हैं। चाइना खतरा है भारत के लिए। चाइना आपको कमजोर करने के लिए पाकिस्तान की मदद करता है, पाकिस्तान के टेररिस्ट है उनकी मदद करता है, वो सब इश्यू हैं। लेकिन ओवरऑल हम दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है, और टोटल डिटेल्स में इसके बारे में नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। जो अभी तक के नोट्स मैंने, अभी तक का नोट्स मतलब ये है, आज हम चाइना पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले शार्क नेशन तक का हम करा चुके हैं, ब्रिक्स करा चुके हैं, आसियान करा चुके हैं, यूरोपियन यूनियन इस चैप्टर का हो चुका है। तो जो हो चुका है उसके नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए,
और अभी मैंने आपके पास में शार्क के और ब्रिक्स के शायद मैंने नहीं भेजे हैं, वो मैं आपके पास में भेज दूंगा। आसियान तक के भेज चुका हूं, और जो कंप्लीट हो जाए साथ साथ में मेरे पास में आप भेजो। अभी तक मेरे पास अमृता के नोट्स आए हैं और एक दो बच्चियों के नोट्स आए हैं। बच्चों में तो, लड़कों में तो किसी का नहीं आया। और बी पंचुअल, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दाएं बाएं कब तक रहोगे, आखिर आना पड़ेगा, काम तो करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, और मैं ब्रिक्स के नोट्स आपके पास में भेज दूंगा। और इसके अलावा अगर किसी के पास में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई नोट्स नहीं है तो मेरे को इन्फॉर्म कीजिएगा। जो आपकी बुक में नहीं है वो मैं भी इधर उधर से भेजूंगा। आपका काम है जो आपके पास भेज दिया उसको अपने रजिस्टर में नोट्स कीजिए और उसको याद करते रहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आप एग्जिट कर सकते हो। कौन सी ऐप पे भेजेंगे? आपके पास हम इंडिविजुअली ही भेज देंगे। ऐप के ऊपर एक साथ में नोट्स नहीं आ रहे हैं, आपके ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है ना, बॉयज और गर्ल्स का ग्रुप बना हुआ उसमें भेज देंगे।